देंगे। द मेन प्रॉब्लम इज विद द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के साथ प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि ये कहीं से भी लीक कर सकती है, लीकेज हो सकती है, कहीं से भी ये एग्जिट कर सकती है बेस में से, जहाँ से भी इसको रास्ता मिला उसी वक्त सारी की सारी सीप आउट हो सकती है। तो लिक्विड जो एपीआईज होते हैं उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इमल्शंस या सस्पेंशंस बनानी पड़ती हैं और उसके बाद उनको सपोजिटरी बेस में ऐड करना पड़ता है। इसके अलावा आप थिकनिंग एजेंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाती है एपीआई या एक्टिव सोल्यूशन को, ताकि वो सीप आउट या लीक ना हो जाए ऑयली बेस में से। देन इज़ अ पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जिस तरह मैंने बताया कि हर जगह पे जहाँ पे भी बात होगी फॉर्मुलेशन की, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सॉल्युबिलिटी का, डिसोल्यूशन का या मिक्सिंग का, तो सिर्फ एक ही हल है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ द पार्टिकल साइज, और जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। ओके, तो सबसे पहले पार्टिकल साइज को कम करना है और आके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे बात यह है कि रेक्टल बैरियर को क्रॉस करने के लिए मींस सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन के लिए पार्टिकल साइज कम होगा तो वो क्रॉस कर सकेगा, अगर पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, तो पार्टिकल साइज की ये बात आ गई, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल साइज भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या होगा कि विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और फ्लो प्रॉपर्टीज़ सपोजिटरी की अल्टर हो सकती हैं। मतलब अगर आपने मेल्ट करने के बाद उसको फौरी तौर पे मोल्डिंग मतलब सांचे में उसको डालना है ताकि सपोजिटरी की शेप बन जाए, तो उसमें क्या है कि उसका जो फ्लो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर भी नहीं करना। सॉल्युबिलिटी को आप किस तरीके से इन्हांस कर सकते हैं और उसे कैसे करना है, इसके बारे में ये है कि यहाँ पे ओवरऑल जो कंसेप्ट है वही पुराने वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। कौन से वाला? ऑयली बेस में अगर लिपिड लिपोफिलिक ड्रग होगी तो वो क्या होगी कि वो रिलीज बहुत मुश्किल से होगी, मतलब वो नहीं चाहेगी कि वो बाहर रिलीज हो जाए, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। लिपिड जो ड्रग है वो लिपिड में ही रहेगी और वो बाहर नहीं आएगी अनलेस के लिपिड सोलुबलाइज हो गया और वो एक्सपोज हो गया ड्रग। ठीक है, इस जो फार्मूला है इसको हम अपनी मर्जी के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन द सेंस इन द केस लाइक इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमने स्लो रिलीज करवानी है तो आप बेस का मिक्सचर बना सकते हैं, कोई ऐसी बेस यूज़ कर सकते हैं जो कि लिपिड बेस भी है और जो कि थोड़ी बहुत उसमें वाटर बेस भी है, कि उसमें हमें थोड़ी सी मिल जाए क्या चीज़? सस्टेन रिलीज की प्रॉपर्टीज मिल जाएं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डिले रिलीज और सस्टेन रिलीज सपोजिटरीज भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज सस्पेंशन और इमल्शन। इनको बीच में इनकॉर्पोरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इनके साथ हमें कोई ना कोई और मैकेनिज्म ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सस्पेंशन है, सेम लाइक लिक्विड ही हो गया, कि उसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए वो भी ऑयली बेस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एग्जांपल आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि जब आप ऑयल में पानी ऐड करते हो तो क्या होता है? वो मिक्स नहीं होता। हाँ, ये है कि रैपिड एजिटेशन या मिक्सिंग से ये है कि थोड़ा बहुत इमल्शन बन जाती है, इमल्शन की फॉर्म आ जाती है, थोड़ा बहुत मिक्स अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली बात है, कांस्टेंट एजिटेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर सस्पेंशन इमल्शन भी आप लोगों ने बना दिए तो उसमें भी उसकी मिक्सिंग के दौरान हमें अच्छी तरीके से चाहिए एजिटेशन और मिक्सिंग। ठीक है, और सेकंड पॉइंट यही वाली बात दोबारा से मैं कोट करूँगा कि मिक्सिंग सिर्फ मेल्टिंग के दौरान नहीं करनी, जब तक पोर नहीं कर देते तब तक आपने मेल्टिंग करते रहना है, ताकि यूनिफॉर्म जो मिक्सचर है काउंटर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे और वो जो मोल्ड में जाएगी चीज़ तो वो यूनिफॉर्मली मिक्सड हो। उसके बाद आती है विस्कोसिटी। इफ़ द विस्कोसिटी ऑफ अ बेस इज़ लो इट मे बी नेसेसरी टू ऐड अ सस्पेंडिंग एजेंट। क्यों? अगर बेस की विस्कोसिटी लो होगी तो वो क्या होगा कि वो इधर उधर इजीली मूव कर रही होगी, मतलब वो एक ही जगह पे फिक्स नहीं है, जस्ट लाइक अ लिक्विड। एक लिक्विड की तरह उसकी एक प्लेस नहीं है। ठीक है, अगर आप उसमें ड्रग ऐड कर रहे हैं, हो सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद उस जगह से जहाँ पे आपने ड्रग ऐड की हुई थी वहाँ से जो बेस है, क्योंकि वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में उसकी विस्कोसिटी है ही नहीं, तो वो मूव करके राइट साइड पे चली गई है, लेफ्ट साइड पे चली गई है, कहीं पे भी मूव हो गई है, किसी एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गई है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी नीड द बेस
जिसकी थोड़ी बहुत विस्कोसिटी होनी चाहिए। जिसकी विस्कोसिटी बिल्कुल ही कम हो जाती है उसमें हम सिलिका जेल, सस्पेंडिंग एजेंट्स वगैरह ऐड करके उसको थोड़ा बहुत सॉलिडिफाई कर सकते हैं। ये वो वाली बेसिस होती हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, लाइक अक्सर रूम टेम्परेचर से भी कम होता है, या 1 या 2 पॉइंट्स कम होता है, कि हम जैसे ही रूम टेम्परेचर थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है तो वो बिल्कुल लो हो जाती हैं, बिल्कुल उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी का पॉइंट आ गया। नेक्स्ट इज द ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मैंने लास्ट टाइम बताया था कि टूट जाना, ब्रिटल हो जाना, टूट जाना, क्रैकिंग हो जाना। अब जो कोकोआ बटर है, कोकोआ बटर जिस तरह मैंने बताया था कि ये रिनाउंड बटर है, पॉपुलर बेस है, सपोजिटरी बेस है जो कि यूज़ की जाती है, इसमें ब्रिटलनेस नहीं आती। ठीक है, लेकिन अगर इसमें नॉन बेस मटेरियल ज़्यादा हों, एटलीस्ट 30% ज़्यादा हो गए, तो उसमें क्या होगा कि ब्रिटलनेस आ सकती है। क्यों आ जाएगी? एक तो बेस है, ठीक है, सिंपल बेस की एग्जांपल ले लें, मोमबत्ती कर लें। ठीक है, आपके पास कैंडल्स घर में अवेलेबल होंगे, उनको देख लें कि दैट इज़ आल्सो वैक्स, उसको आप एज अ बेस समझ लें। ठीक है, वो बेस है, वो बिल्कुल अपनी शेप में है, उसमें ब्रिटलनेस नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। अगर आप उसको मिक्स कर देते हैं किसी के साथ, अगर आप उसको मिक्स कर देते हैं किसी मटेरियल के साथ, लाइक एपीआई है या एक्सीपिएंट्स हैं, और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और वो ग्रेनुलर सी चीज़ बन जाएगी, तो क्या होगा, जब वो चीज़ होगी तो वो थोड़ी सी स्टिफ हो जाएगी। फाइनल जो चीज़ बनेगी जिसमें वैक्स तो होगी, बेस तो होगी, लेकिन उसमें मटेरियल भी हैं जो कि पाउडर फॉर्म में है या ब्रिटलनेस है या सॉलिड मटेरियल है, तो क्या होगा कि वो जो फाइनल चीज़ है वो थोड़ी सी स्टिफ होगी, और एंड देयर आर चांसेस कि उसमें क्रैकिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट आ गया इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ पे आपके पास वर्ड आ रहा है शॉक कूलिंग का। शॉक कूलिंग क्या होती है? शॉक कूलिंग इज़ बेसिकली फास्ट या रैपिड कूलिंग। इस तरीके से बेस को हमने मेल्ट करना होता है, मेल्ट कर लिया आपने, कितने पे मेल्ट किया, लाइक लेट से 50 डिग्री पे, 50 नहीं सॉरी, लेट से कि 37 या 40 डिग्री पे बेस मेल्ट हो जाती है, हमने उसको मेल्ट कर लिया। अब जब वो मेल्ट हो गई है तो मिक्सिंग भी कर लिया आप लोगों ने। मिक्सिंग करने के बाद अब उसकी कंजीलिंग का टाइम है, तो आपने डायरेक्ट उसको -10 डिग्री या 15 डिग्री में फ्रीज़र में रख दी है। ओके, तो ये क्या है कि ये रैपिड चेंज इन टेम्परेचर है जिसको हम बोलते हैं शॉक कूलिंग, और इसकी वजह से क्रैकिंग या ब्रिटलनेस आ सकती है सपोजिटरी में। ठीक है, तो ये है, दिस इज़ अबाउट शॉक कूलिंग। शॉक कूलिंग अवॉइड करनी चाहिए, रैपिड जो कूलिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए, ताकि इस किस्म का कोई मसला ना आए। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक रेमेडी है ब्रिटलनेस को अवॉइड करने की, वो ये है कि जो मोल्ड है, जिसके अंदर जो सांचा है हमारे पास, इसमें हमने सपोजिटरी को बनाना है, उसके अंदर पोरिंग करते हैं जब कंजीलिंग का टाइम आता है, तो उस मोल्ड का टेम्परेचर भी मैटर करता है। लेट से एक सब बेस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 38 डिग्री पे वो लिक्विड थी, 37, 36, 35 पे वो वापस सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मोल्ड का टेम्परेचर करीब करीब होना चाहिए टूवर्ड्स द मेल्टिंग पॉइंट के करीब करीब। लेट से कि आपने मोल्ड को 35 डिग्री पे वार्म किया हुआ है, जो सांचा है वो 35 डिग्री पे वार्म हुआ हुआ है, और जो बेस है वो 38 डिग्री पे उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो क्या होगा कि जिस मोल्ड में उसने जाना है उसका टेम्परेचर बहुत लो नहीं है। बहुत लो मीन्स अगर वो 15 डिग्री पे होता तब भी शॉक कूलिंग का इफेक्ट इसमें आ सकता है। ठीक है, इसीलिए जो भी सांचे होते हैं, जो मोल्ड होते हैं, वो थोड़े से प्री हीटेड होते हैं और तकरीबन नियर नियर होते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेस के, ताकि टेम्परेचर डिफरेंस फ़ौरन ना आए। आता है टेम्परेचर डिफरेंस, लेकिन फौरी तौर पे नहीं आना चाहिए। उसके बाद आती है सपोस्ट्रीज। सपोस्ट्री शुड नॉट बी प्लेस्ड इन अ फ्रीज़र। फ्रीज़र में, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे शॉक कूलिंग का इफेक्ट आता है, क्रैकिंग हो सकती है और ब्रिटलनेस आ सकती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ जो कि आगे आएगा, शायद आप लोग उसको मिस कर दें।
ये भी नहीं है कि आपने फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखनी सपोजिट्री, फ्रीज़र में रखते होते हैं, लेकिन तब रखते हैं जब वो कंजील हो चुकी होती है, उसकी कंजीलिंग कंप्लीट हो जाती है, जब सपोजिट्री की वो एक रूम टेम्परेचर पे आके स्टेबल होके कंजील हो चुकी होती है, फिर उसको फाइनल जो पैकिंग से पहले वाली होती है हम उसको डायरेक्ट फ्रीज़र में रख देते हैं। फ्रीज़र में रखने के बाद कुछ देर के बाद जो उसका डेजिग्नेटेड टाइम होगा, जब बाहर निकालते हैं तो सिर्फ सिंपल मतलब उसको सांचे में से वो इजीली निकल जाती हैं सपोजिट्री। फ्रीजिंग इसलिए की जाती है कि वो उसमें से आसानी से निकल सकें और उसकी फिर पैकिंग हो सके। तो फ्रीज़र में रखते होते हैं, लेकिन आफ्टर कंजीलिंग, जब अच्छी तरीके से वो सॉलिडिफाई हो चुकी होगी रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद हम उसको फ्रीज़र में रख देते होते हैं। देन इज़ द वॉल्यूम कंट्रैक्शन। जब भी सपोजिट्री बनाई जाती है तो बेस का वॉल्यूम डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि बेस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर ज़्यादा होने से कम हो जाता है। ठीक है, किस तरीके से, कोई भी चीज़ है जैसे ही उसको, जिस तरह लोहा है या कोई भी इस तरह का वॉल्यूम है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन गर्मी में एक्सपेंड हो जाते हैं, हीट मिलती है तो एक्सपेंड हो जाते हैं। सिमिलरली कोई बेस है जो कि उसमें आ जाती है, जब वो उसको मेल्ट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती है, क्योंकि वो अब लिक्विड फॉर्म में, वो अपनी सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वो अब सरफेस एरिया भी उसका बढ़ गया, उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। इस फिनोमिना को भी हमने सपोजिटरी बनाते हुए याद रखना होता है कि मोल्ड का साइज कितना है, कितने ग्राम है, कितने वॉल्यूम में है, कि जितने वॉल्यूम में होगी हमने उस हिसाब से देखना है, कि ये ना हो कि आपको लग रहा होगा कि वॉल्यूम ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन जब वो कंजील होने के बाद फ्रीजिंग होगी तो वो बिल्कुल वॉल्यूम कम भी हो सकता है। ठीक है, पता लगे सपोजिटरी आपकी 2 ग्राम के बजाय 1.8 ग्राम की बनी हुई है। तो इस फैक्टर को आपने जो वॉल्यूम कंट्रैक्शन का फैक्टर है, इसको सपोजिटरी के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं ड्रग रिलीज रेट्स। अब ये ड्रग टू बेस करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट हैं, इसको आप लोगों ने चेक कर लेना है कि इसमें हम किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की ड्रग प्रोफाइल बनाने के लिए। मतलब आपको स्लो रिलीज चाहिए तो किस तरीके से आपने कौन कौन सी कम्बिनेशन यूज़ करना है ड्रग और बेस का। रैपिड रिलीज चाहिए तो कौन सा करना है, मॉडरेट रिलीज में क्या चीज़ फिजिबल है। तो ये डिफरेंट इसके 4 कैटेगरीज हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, स्पेशल प्रॉब्लम्स। इसको आपने ख़ास तौर पे अच्छी तरीके से याद करना है, और उम्मीद है कि आपको रट्टा लगाना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि सिनेरियो बेस्ड हैं, केस टू केस उसमें यहाँ पे सोल्यूशन बताए हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कोई ऐसा एपीआई जो कि इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा बेस में। इनकॉर्पोरेट मीन्स उसमें हम ऐड नहीं कर सक रहे, वो बार बार या तो उसमें कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के साथ नहीं हो रहा, किसी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, या वो बाहर निकल जाता है और सही तरीके से मिक्स नहीं हो रहा। ठीक है, उस केस में क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज़ द लेविगेशन। लेविगेशन क्या होती है? इट इज़ बेसिकली termination या particle size reduction in the presence of small quantity of solvent। ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी, कुछ ml हो सकती है, कुछ ड्रॉप्स हो सकती है, उनको यूज़ करते हुए, उन ड्रॉप्स को यूज़ करते हुए इसमें क्या होता है कि साथ साथ ट्रिचुरेशन या कम्बिनेशन हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ग्रेन्यूल्स से आपने पेसल एंड मोर्टार लिया। पेसल एंड मोर्टार में आपने मोर्टार में क्या किया, वो वाला पाउडर डाल दिया या ग्रेन्यूल्स डाल दिए। उसके बाद थोड़ा सा आपने एथेनॉल डाल दिया या वाटर ऐड कर दिया, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ इतना कि वो मॉइस्टेंड हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा वेट हो जाए। उसके बाद आप उसकी ट्रिचुरेशन कर दें, उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर दें। ग्राइंड करने के बाद क्या होगा कि जितना भी बाकी का मटेरियल है वो ऐड हो जाएगा उसमें, बाकी का जो सॉल्वेंट है उसमें उसको ऐड कर दें। तो ये क्या है, जो मॉइस्टेंड पार्टिकल साइज रिडक्शन है उसे बोलते हैं हम लेविगेशन। सपोजिटरी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मॉइस्टेंड आप किस चीज़ से करेंगे? वाटर से नहीं करेंगे, आप उसी मेल्टेड बेस से उसे थोड़ा सा
डिप कर देंगे उसको और उसके बाद उसकी ट्रिचुरेशन कर देंगे। उसके बाद ये जो मिक्सचर होगा जिसका पार्टिकल साइज बहुत कम हो चुका है उसको बाकी की जो बिग अमाउंट है उसमें ऐड कर देंगे। तो ये एक तरीका है, लेविगेशन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर कोई हार्ड और क्रिस्टलाइन मटेरियल होंगे तो उनके साथ क्या करना है, पुलवराइजिंग करनी है। पुलवराइजिंग मींस पुलवराइजर से या कोई ग्राइंडिंग मशीन से पार्टिकल साइज की जो रिडक्शन होती है उससे भी हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोई ऐसा मटेरियल है जिसको आपने उसमें ऐड करना है तो कोई एक्वा सॉल्वेंट या आप बेस ही चेंज कर दें, वाटर सॉल्युबल बेस को यूज़ कर लें। यहाँ पे सिनेरियो बेस एक केस दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने देखना है। उसमें ये कहा गया है कि इफ़ द मटेरियल इज़ वाटर सॉल्युबल, आपके पास एपीआई जो है वो वाटर सॉल्युबल है, जो बेस है वो ऑयली है। ठीक है, ऑयली बेस में वाटर वाटर और ऑयल ऑब्वियसली बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको आपस में मिक्स करना बहुत ही मुश्किल काम है, मिक्स नहीं होते, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। तो वाटर सॉल्युबल मटेरियल है और ऑयली बेस में आपने उसे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के साथ, होमोजेनाइजेशन के साथ उसको मैनेज करना है, होमोजेनिटी को अचीव करना है। ठीक है, मिक्स तो हो जाएगा लेकिन हो सकता है कि होमोजेनिटी अचीव ना हो। उसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू कैन यूज़ वूल फैट। वूल फैट में इस वाटर सॉल्युबल मटेरियल को ऐड कर दें, मिक्स कर दें और उसके बाद इस वूल फैट वाले मिक्सचर को ऑयली बेस में अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर दें, इनकॉर्पोरेट कर दें। तो क्या होगा कि आपके पास ये वाला जो प्रॉब्लम था जिसमें हमने काउंटर यूनिफॉर्मिटी को अचीव करना था वो सॉल्व हो गया। तो मतलब ये क्या है, ये बेसिकली केस टू केस सिनेरियो है। नेक्स्ट है स्टार्च को भी हम मिक्स कर सकते हैं, इनर्ट पाउडर है, अगर आपने उसको थोड़ा सा विस्कस करना है, उसको थोड़ा सा लिक्विडी जो उसकी फॉर्मुलेशन है उसको थोड़ा कम करना है, कोई एपीआई है जिस तरह कोई भी हम पाउडर वगैरह ऐड करके थोड़ा सा उसको थिक कर लेते हैं ताकि उसका थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बन जाए। ओके, हम स्टार्च को यूज़ कर सकते हैं जो कि एक इनर्ट मटेरियल है, इसका अपना कोई इफेक्ट नहीं है एज सच, और हम इसको इन तरह की चीज़ों में एज अ, यहाँ पे क्या होगा, हम इसको डाइल्यूएंट के तौर पे आई थिंक ऐड कर सकते हैं। डाइल्यूएंट मींस, या सॉरी डाइल्यूएंट नहीं, फिलर्स के तौर पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिलर क्या होते हैं कि जो इनर्ट मटेरियल होते हैं लेकिन वो बल्किंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो स्टार्च इज़ अ बेसिकली अ फिलर, फिलिंग मटेरियल। ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं कि अगर आपने ज़्यादा पाउडर ड्रग को ऐड करना है सपोजिटरी बेस में तो कौन कौन से मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह कोकोआ बटर है, ऑयली बेस है, ऑयल मिसिबल बेस है, उसकी क्वांटिटी है 220 ml। ठीक है, लेट से 20 ml है, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। 20 ml में एक लिमिट है कि उसमें एपीआई सैचुरेशन की एक लिमिट है, वो आपने इनकॉर्पोरेट कर दी है। अभी भी आपके पास थोड़ा सा पाउडर बचा हुआ है, आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना है, तो आप किस तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तरीका ये है कि कोई सा भी मिनरल ऑयल लेकर कुछ ड्रॉप्स उसमें ऐड कर दें, उसके बाद जब आप मिक्सिंग करेंगे मज़ीद पाउडर के साथ तो वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, हमारे पास जो बेस थी वो लिपिड बेस थी या ऑयली बेस थी। ठीक है, ऑयल मिसिबल बेस थी। आप लोग ऐड क्या कर रहे हैं, मिनरल ऑयल, ये भी तो ऑयल है वो भी ऑयल है, तो क्या होगा कि कुछ ड्रॉप्स ऐड करने से उसकी थोड़ा बहुत वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा आपको लेकिन इतना हो जाएगा कि आप कुछ ना कुछ जो पाउडर है वो भी अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। तो ये जो बेसिकली है ये केस टू केस सिनेरियो इंडिविजुअल बेसिस पे है। अगर कोई फार्मासिस्ट बना रहा है कम्युनिटी फार्मेसी में 2 या 3 उसे सपोजिटरी बनानी है और इसके साथ ये प्रॉब्लम आ गया कि ड्रग उसने एक्स्ट्रा ऐड करनी थी, तो उसके पास जो है कि जो बेस है वो कम पड़ रही है, तो किस तरह से ऐड करेगा, वो कोई ना कोई मिनरल ले लेगा, मिनरल ऑयल ले लेगा और उसके कुछ ड्रॉप्स ऐड करके अपना काम चला लेगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका यहाँ पे प्रॉब्लम का सलूशन बताया हुआ है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास जिस तरीके से पीजी की बहुत सारी बेसिस थी, 300 400 600 800 1000 50 जो भी थी, उनके नंबर आप लोगों को याद होंगे। तो उनकी बेसिस पे हम लोग कर सकते थे, उनकी बेसिस पे हम
उनकी सिलेक्शन करते हैं कि उनके मेल्टिंग पॉइंट के किस किस लेवल पे चेंज हो रहे हैं, और फिर हम अपनी ड्रग्स को उस हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ जो ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पीईजी बेसिस में इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकती, इनकम्पैटिबल हैं। ठीक है, मतलब ये वाली ड्रग्स हम इस बेस में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा जो लास्ट वाला पॉइंट है जो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है वो ये है कि पीईजी बेसिस को कभी भी पॉलीस्टायरीन के जो वायल्स हैं उसमें डिस्पेंस नहीं करना चाहिए। पॉलीस्टायरीन प्रेस्क्रिप्शन वायल मस्ट नेवर बी यूज्ड फॉर द suppositories that have PEG bases। कि क्यों? क्योंकि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एडवर्सली इंटरेक्ट विद पॉलीस्टायरीन, इनका आपस में एडवर्स इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि सपोजिटरी ख़राब हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, कोई लीथल या लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है। इसीलिए जो पीजी बेसिस वाली सपोजिटरी हैं दे मस्ट ऑलवेज बी डिस्पेंस्ड इन ग्लास और कार्डबोर्ड कंटेनर्स। अब आप कहेंगे कार्डबोर्ड कंटेनर्स क्या होते हैं? दीज आर सिंपल कंटेनर, जैसे कि आपके पास आइसक्रीम्स के कंटेनर्स होते हैं, कप वाली जो आइसक्रीम होती है वॉल्स की जो भी है। इसके अलावा जो कॉर्नेटो की रैपिंग होती है दैट इज़ आल्सो कार्डबोर्ड, बेसिकली थोड़ा सा उसको थिक कर देंगे तो वो कार्डबोर्ड कंटेनर के उसमें हेडिंग में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सिंपल बातें, इनको आप लोग रीड करते जाइएगा। ट्राइग्लिसराइड बेसिस के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे जो मेरे बताने वाली बात है वो ये है कि अगर कोई ड्रग ऐसी है विच हैव अ वॉलेटाइल नेचर, ठीक है, कोई भी ड्रग है उसकी नेचर वॉलेटाइल है और वो बहुत जल्दी वेपोरेट हो जाती है, सो वी नीड टू सेलेक्ट अ बेस विद अ मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत कम होना चाहिए ताकि जो भी मटेरियल हम ऐड कर रहे हैं उसको ज़्यादा हीट ना मिले, और क्योंकि ज़्यादा हीट मिलेगी तो वो जल्दी वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फैट ब्लूम। फैट ब्लूम क्या चीज़ है? इट इज़ अ वाइटिश डिस्कलरेशन। अक्सर औकात आप लोगों ने चॉकलेट्स, जिस तरह आप लोग लेते होते हैं चॉकलेट, डेयरी मिल्क पे ले लें तो उसको ओपन करेंगे तो उसकी सरफेस पे वाइट वाइट डॉट्स होते हैं। ठीक है, चॉकलेट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है फैट ब्लूम का, उनकी सरफेस पे वाइट वाइट डॉट्स आने शुरू हो जाते हैं या लेयर्स आने शुरू हो जाती हैं, उसको बोलते हैं फैट ब्लूम। ये सपोस्ट्रीज में भी इस तरीके से का प्रॉब्लम आ सकता है। तो फैट ब्लूम क्यों होता है? फैट ब्लूम बेसिकली फैट्स जो होते हैं उस ओवरऑल चीज़ में, ठीक है, जो चॉकलेट है उसमें जितने भी फैट्स होंगे वो उनकी क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाती है, वो क्रिस्टलाइज होके बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और वो वाइट वाइट लेयर नज़र आ रही होती है, तो दिस इज़ नोन एज फैट ब्लूम। और ये सपोजिटरीज में भी होते हैं, और इसको हम किस तरीके से करेक्ट करते हैं? लेसिथिन को ऐड करने से। सोया लेसिथिन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ में आप ऐड करेंगे तो इस प्रॉब्लम को हम अल्टर कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, दो मेथड है, मोल्डिंग एंड हैंड रोलिंग। इसमें सिर्फ ये वाला मेथड है जो कि प्रैक्टिस में यूज़ हो रहा है। हैंड रोलिंग वाला मेथड जो है और शेपिंग का मेथड जो है ये बहुत ही पुराना और एंशिएंट मेथड है, जिसमें ये हाथ से रोलिंग करके सपोजिटरीज बनाते थे फिजिशियन या फार्मासिस्ट। ठीक है, ये वाला मेथड अब यूज़ नहीं किया जाता। जो आजकल मेथड यूज़ किया जा रहा है करंटली वो सिर्फ मोल्डिंग वाला मेथड हम यूज़ करते हैं। अब मोल्डिंग वाले मेथड में क्या है? ये वाला मेथड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन है। बेस को मेल्ट करना है अच्छी तरीके से। जब वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो उसके अंदर आपने अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एपीआईज हैं, उनको ऐड कर देना है। इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए, अब क्या करना है? नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टीरिंग वगैरह करनी है उसके अच्छी तरीके से साथ साथ, और उसके बाद उसको जो सांचे हैं जिन्हें मैं मोल्ड्स कह रहा हूँ, मोल्ड्स जो है उनमें आपने उनको पोर कर देना है। पोर करने के बाद उनकी कंजीलिंग हो जाएगी। कंजीलिंग मीन्स कि वो वापस सॉलिडिफाई हो जाएंगे एट रूम टेम्परेचर, और आपके पास सपोजिटरी की वो शेप बन जाएगी जिस तरह का मोल्ड आपने, जिस तरह के मोल्ड में आपने उसको पोर किया हुआ है। अब सपोजिटरी मोल्ड्स क्या होते हैं? वही जो ट्रेज होती हैं जिसके अंदर सपोजिटरी बनती है, इस तरह की ट्रेज होती हैं। ठीक है, इनके अंदर
मटेरियल को पोर कर देते हैं और रूम टेम्परेचर में क्या होता है कि वो यहाँ पे जस्ट लाइक एक वैक्स की तरह वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कमर्शियल बेस पे बड़े मोल्ड्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मतलब एक ही वक्त में वो 500 या 1000 सपोजिटरीज बना रहे होते हैं, तो मोल्ड्स की क्वांटिटी कैपेसिटी ज़्यादा भी हो सकती है। अब ये मोल्ड्स किस किस तरह के होते हैं? स्टेनलेस स्टील के बने हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, ब्रास के या प्लास्टिक के हो सकते हैं। जो ज़्यादा अच्छे मोल्ड्स हैं वो एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील के होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनमें जो बाउंड्रीज होती हैं वो स्मूथ होती हैं। तो जब फाइनल जो सपोजिटरी बनती है आपके पास, जब आप इसमें से सपोजिटरी निकाल लेते हैं, जो फाइनल फार्मूलेशन होती है उसमें क्या होता है कि वो रफ नहीं होती, वो स्मूथ होती है, ठीक है। उसमें क्रैकिंग नहीं होती, उसमें कोई स्क्रैचिंग नहीं होती। लेकिन जो प्लास्टिक मोल्ड्स हैं, यहाँ पे मैंने इसलिए हाईलाइट भी किया हुआ है कि दे आर प्रोन टू स्क्रैचिंग। कोई ना कोई उनमें हो सकता है अंदर एज ख़राब हो जाए और उसमें जो ओवरऑल स्मूथनेस है वो ख़त्म हो जाए और उसमें कोई ना कोई स्क्रैचिंग हो सकती है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट सपोजिटरी मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या होते हैं और किस तरीके से कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज लुब्रिकेशन ऑफ द मोल्ड। लुब्रिकेशन ऑफ द मोल्ड इस टाइम प्रिपरेशन के वक्त क्यों चाहिए? ओके, यहीं से बता देता हूँ मैं। पोरिंग करने के बाद क्या करना है? वी हैव टू वेट। आप लोगों ने वेट कर लिया, कंजीलिंग होगी, अंदर आपको पता लगे कि अब सपोजिटरी तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें से निकालना भी तो है इनको, ताकि इनकी इंडिविजुअल पैकिंग हो सके। निकालते वक्त वो टूट सकती हैं, ब्रिटल हो सकती हैं, क्रैक हो सकती हैं। लुब्रिकेशन का रोल यहाँ पे आता है कि इस तरीके से उनकी लुब्रिकेशन हुई भी हो कि वो सिंपल टैप पे एक दफ़ा उनको बस अगर निकालना चाहें तो वो इजीली खुद ही निकल आए और अपनी शेप भी मेंटेन रखें और उसमें कोई क्रैकिंग या ब्रिटलनेस भी ना अचीव हो। तो उसमें क्या होता है कि इनको या तो इन मोल्ड्स को शुरू से ही लुब्रिकेट कर दिया जाए लुब्रिकेंट से, या थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया जाए, और या फिर इनके साथ डिफरेंट मैकेनिज्म्स किए जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनके डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ज़्यादातर ये है कि लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कुछ बेसिस ऐसी हैं जिस तरह कोकोआ बटर की बेस है, तो उसमें एज सच लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम निकालना चाहते हैं सपोजिटरी बेस को, तो वो सपोजिटरी बाहर आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास अब है, ये देखें, ये बेसिकली ये लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सपोजिटरी की, ठीक है। ये देखें, ये इन द रिदम 1 2 3 4 5, ये सारे यहाँ पे चेन्स चल रही हैं जिसके अंदर सपोजिटरीज यहाँ पे बन रही हैं और इसको यहाँ पे वो लोग लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं मोल्डेड सपोजिटरीज की। अब कैलिब्रेशन और उसके बाद हमारे पास आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द बेस। इन दो बातों को मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में समझा देता हूँ, रीड आप लोगों ने खुद करना है। ओके, सुनते जाएं गौर से। मेरे पास ये वाला सांचा है, ठीक है, दिस इज द मोल्ड। आई नो कि जिस तरीके से पीजी की आप लोग बेसिस पढ़ी हैं आपने, 300 400 500 600 1050, अब वो बेसिकली चेंज क्यों है? उनके डिफरेंट मॉलिकुलर वेट्स की बेसिस पे उनमें डिफरेंस आ रहा है। मींस उनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर वेट अगर डिफरेंट है तो उनकी डेंसिटी भी जारी बात है चेंज होगी, सेम डेंसिटी नहीं होगी, ओके। अब आपने सपोजिटरी बनाई है PEG 300 बेस यूज़ करके, ठीक है, आप लोगों ने बना दी। आपको पता लगे कि मेरे पास जो PEG 300 है वो 30 लीटर मैंने यूज़ किए और मेरे ये वाला जो सांचा है ये पूरा फिल हो गया, जो भी थे इसमें कंप्लीट हो गए। अब आपने यूज़ करनी है PEG 600 बेस, तो आप सेम 30 लीटर यूज़ नहीं कर सकते। मेन पॉइंट सिर्फ यही है कि आप सेम जो क्वांटिटी है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि PEG 600 की डेंसिटी और मॉलिकुलर वेट डिफरेंट है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट वॉल्यूम अगेन। आपने दोबारा से उसका वॉल्यूम मेजर करना है कि कितना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का मॉलिकुलर वेट डिफरेंट है, दोनों की डेंसिटीज डिफरेंट है। तो आप क्या करेंगे? आपने दोबारा से कैलिब्रेट करनी है। बेसिकली जो मोल्ड है सपोजिटरी का जो वॉल्यूम है उसे कैलिब्रेशन करनी है। किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिर्फ
ब्लैंक सपोजिटरी बनानी है। ब्लैंक सपोजिटरी मीन्स उसमें कोई नॉन बेस एक्सिपिएंट्स मटेरियल नहीं होंगे। नॉन बेस मटेरियल्स कौन से होते हैं? एपीआई, एक्टिव इंग्रेडिएंट या कोई एक्सिपिएंट। ठीक है, सिंपल बेस होगी, उसको सिंपल गर्म करो, मेल्ट करके सांचों को फिल कर दो, इन मोल्ड्स को फिल कर दो। ठीक है, जब मोल्ड्स फिल हो जाएंगे सारे, उसके बाद क्या है, जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे ऊपर जिस तरीके से रह जाती है, जिस तरह अगर आपने बर्फ़ के सांचे भरे होंगे तो जो क्यूब्स होते हैं उनके क्यूब्स के बाहर भी पानी अक्सर आया हुआ होता है। जब आप उनको निकाल रहे होते हैं तो पानी, वो क्यूब कंप्लीट क्यूब की शेप नहीं होती, बल्कि ऊपर वाली लेयर भी बनी हुई होती है। तो सपोजिटरीज में भी ये होता है कि आसपास भी मटेरियल गिर जाता है और यहाँ पे उनकी कंजीलिंग हो जाती है। तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे स्क्रैपिंग करनी होती है। स्पैचुला को वार्म वाटर में गर्म करोगे और उसके बाद यहाँ पे उनको अच्छी तरीके से स्क्रैचिंग करके यूनिफॉर्म कर लोगे। ठीक है, ताकि जब भी ये आप इसमें से निकालोगे सपोजिटरी, तो सिंपल सिर्फ इसी शेप की सपोजिटरी बाहर आएगी और उसके साथ कोई एजेस में कोई मटेरियल अटैच नहीं होगा। एक तो ये काम कर लिया, स्क्रैपिंग कर ली। अब आपको पता लग गया कि आपके पास हो सकता है आपने यूज़ किया 20 लीटर ऑफ बेस इन सांचों को भरने के लिए। ठीक है, 20 लीटर बेस तो आपके पास ओवरऑल बैच की आ गई। लेकिन अब मसला ये है कि हाउ वुड यू नो कि अभी आपने इसमें एपीआई भी ऐड करना है। ठीक है, एपीआई और एक्सिपिएंट भी ऐड करना है, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? उसके एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से बता देता हूँ। इफ़ 12 ml ऑफ cocoa butter is required to fill a suppository mold, समझ लो कि ये वही वाली ब्लैंक सपोजिटरी मोल्ड है। ठीक है, मैंने उसमें से बनाया, उसके बाद मैंने उसमें से 3 या 4 सपोजिटरीज को निकाल के उनका एवरेज वेट लिया, तो मुझे पता लग गया कि इसमें से जो एक सपोजिटरी का वॉल्यूम है या वेट है वो कितना है, वो 12 ml। मुझे पता लग गया कि 12 ml की कोकोआ बटर यूज़ हो रही है एक सपोजिटरी बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये 12 ml वो है जो कि कम्प्लीटली यूज़ हो रहा है, इसके अंदर कोई अभी एपीआई नहीं है। नाउ आई नो दैट कि मेरे पास जो एक्सिपिएंट्स हैं या एपीआई है वो 2.8 ml उनकी कम्युलेटिव वॉल्यूम है। 2.8 ml तक वो उनका वॉल्यूम बन जाता है और वो सपोजिटरी में, एक सपोजिटरी में होने चाहिए। एक सपोजिटरी का टोटल वॉल्यूम कितना है? 12 ml है, उसमें से मैं 2.8 ml को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास नाउ दिस इज द actual volume of the base that is required to make one suppository। ठीक है, मेरे पास माइनस करने के बाद एक्चुअल वेट ये आ गया। अब मेरे पास ये कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेटली आ चुकी है। आप इस ml में से वेट को, इस ml को वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जो ml होता है किसी भी बेस का, वो कब हमें पता लगता है? वो हमें पता लगता है कि वही हमने मेल्ट कर दिया तो हमें पता लग गया कि अच्छा ये इतने ml की बेस थी। अब अगर आपने मेल्ट करने से पहले अंदाज़ा लगाना है कि वो कितनी बेस रिक्वायर्ड है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वेट, मैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम से मैस में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव जस्ट वन सिंपल फार्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, वहाँ पे क्या है, यू जस्ट नीड टू नो द डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी हमें गिवन है 0.86 ग्राम पर ml है डेंसिटी कोकोआ बटर की। वॉल्यूम आपके पास मेंशन है, तो हाउ मच वेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस वन सपोजिटरी। आप सिंपल डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास मैस आ जाएगा विच इज 7.9 ग्राम ऑफ कोकोआ बटर। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है कि आप उसको मेल्ट करने से पहले अंदाज़ा लगा लें कि आपको असल में चाहिए कितना, हम उतना ही वे करके उसको मेल्ट करेंगे ताकि बाकी चीज़ जो एक्सिपिएंट है वो ज़ाया ना हो, हमारी बेस ज़ाया ना हो। ठीक है, सो दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसके बारे में, सपोजिटरी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपेयरिंग एंड पोरिंग द मेल्ट। ये सिंपल समरी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारा मैंने रीड किया हुआ है। आप लोग रीड करेंगे तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझ ना आए, तो इसको आपने खुद ही रीड करना है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ABHR सपोजिटरी की, इसके फार्मूला देखने के ये क्या है और ये कीमोथेरेपी वगैरह में क्यों यूज़ होती है, नोज़िया और वॉमिटिंग के लिए यूज़ होती है। इसमें ये 4 APIs हैं बेसिकली। देन हियर इज़ द हैंड रोलिंग एंड शेपिंग मेथड। ये प्रिमिटिव मेथड है, हाथ हैंड रोलिंग से शेप बनाई जाती थी सपोजिटरी का, उसको यूज़ किया जाता था।
लेकिन ये आजकल प्रैक्टिस में नहीं है। सिंपल जो है वो मोल्डिंग वाला प्रोसेस है और हमने वहीं तक ही उसको प्रिपेयर करना है। इसको अब आप लोगों ने खुद एक दफ़ा रीड करें और उसके बाद रीड करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं है, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो गया है? आप लोग इसको रीड करें, फिर मुझे बताएं। लेकिन रीड पूरा करना है, ये नहीं है बीच में से क्वेश्चन नहीं होंगे। अच्छी तरीके से रीड करो ताकि खुद समझो पहले कि उसमें लिखा हुआ क्या है, फिर बीच में से मुझसे पूछो कि इस बात का क्या मतलब निकला है। क्लियर होगी? सब बच्चों को क्लियर है जो मैंने कहा है?